गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जीएस करेंट अफेयर ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम चलेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो है इंडियन पॉलिटी। और यह जो है आपका टेस्ट एंड डिस्कशन दोनों है, इसमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। डिस्कशन ऐसा होगा, प्रश्न की संख्या 10 होगी, लेकिन यह 100 क्वेश्चन के बराबर होगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। डिस्कशन को ध्यान से सुनेंगे और यह यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा मेंस, एपीओ और जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जहाँ जीएस पूछे जाते हैं, पॉलिटी से संबंधित 10 से 15 प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। तो 10 से 15 प्रश्न जो है काफ़ी मायने हैं और यह हमारा स्कोर को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए इस डिस्कशन पर हम विशेष ध्यान देंगे। चलते हैं। इसके पहले, क्वेश्चन शुरू करने के पहले आज का विचार कि गरीब वह शिष्य होता है जो अपने गुरु से आगे नहीं बढ़ता। ये गरीबी का संबंध जो है बिल्कुल रियल में वो मानसिक रूप से गरीब होता है। वो टालू प्रवृत्ति किस्म का शिष्य होता है। उसके अंदर दीर्घ सूत्रता होता है, संकोच होता है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इस कारण उसका जो हिचकिचाहट है वो गुरु से उसे दूर ले जाता है। लेकिन इन सारे नेगेटिव चीज़ों को यदि दूर कर दें तो हम अपने गुरु से आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें जीतना है और सीखना है। सीखना है और जीतना है। इस मंत्र के साथ यदि हम स्टडी करेंगे तो कम समय में सफल हो सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं पॉलिटी प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? बिल्कुल, अभी चर्चा में क्यों? यह प्रश्न देखिए, ये पॉलिटी से संबंधित है, लेकिन रियल में है वो करेंट अफेयर से संबंधित। ऐसा इसलिए कि दिसंबर 2019 में सरकार ने 126वां संविधान संशोधन लाई। 126वां संविधान संशोधन लाई है और इसके तहत क्या कर दिया कि SC/ST का जो आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा में, इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसे ध्यान में रखना है, इसलिए चर्चा में है तो पॉलिटी से, लेकिन रियल में करंट में चर्चा था, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार इसका आरक्षण का चर्चा अनुच्छेद 330 में है। 330 में कहा जाता है कि लोकसभा में SC/ST का आरक्षण का प्रावधान होगा। और यह बिल कौन लेकर आया? यह बिल लेकर आया हमारा कानून मंत्री, कौन? रविशंकर प्रसाद। ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट। इस बिल के माध्यम से जो भी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उन्हें एम्पावर करने का एक बार फिर से ये मौका मिल गया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो 330 के तहत लोकसभा में SC/ST के आरक्षण का प्रावधान है। हम जानते हैं कि SC/ST आयोग होती है, इसके हितों का संरक्षण करती है। और SC/ST जो आयोग है, अनुच्छेद 338 में इसका प्रावधान है, ध्यान में रखेंगे। और हमारा अभी SC आयोग का चेयरमैन कौन? रामाशंकर कटेरिया। रामाशंकर कटेरिया। ST आयोग का चेयर कौन? तो नंद कुमार साई। भारत में SC की जनसंख्या कितनी है? तो 20.5 करोड़ है। भारत में ST की जनसंख्या कितना है? तो 10.5 करोड़ है। इस प्रकार SC/ST की आबादी भारत में 31 करोड़ है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो 330 इसका उत्तर होगा, बिल्कुल सही।
अब सवाल है कि 332 क्या है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 332 ये कहता है विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान। तो 330 के माध्यम से लोकसभा, 332 जो है विधानसभा में यही प्रावधान है। 222 एक और अनुच्छेद है। तो 222 क्या कहता है? 222 यह कहता है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इन्हें एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 222 के तहत। आप जानते हो 214 में ऑलरेडी उच्च न्यायालय का प्रावधान है, हाई कोर्ट का प्रावधान है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से नेक्स्ट इसमें क्या है? नेक्स्ट है 345। ये 345 कहता है कि राज्य की राजभाषा का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। ये ध्यान में रखना है। जैसे बिहार है तो हिंदी है, मराठा है तो मराठी है, उसकी राज्य की भाषा है, तमिलनाडु है तो तमिल है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो उसका तेलुगु है। तो ये राज्य की राजभाषा है, ध्यान में रखना। जबकि राष्ट्र की जो राजभाषा है अनुच्छेद 343 में स्पष्ट है कि राजभाषा क्या होगी? तो हिंदी। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस प्रकार से हमें लगता है इस प्रश्नों के माध्यम से काफ़ी आपका क्लियरेंस हो गया होगा। इसे ध्यान में रखा जाए। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि 334 अनुच्छेद ऐसा है, इसमें स्पष्ट है कि ऑलरेडी आपका एंग्लो इंडियन SC/ST का आरक्षण 40 साल के बाद ऑलरेडी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ऑलरेडी 10 साल पुनः इसे बढ़ाया गया और अभी तक इस आरक्षण को बढ़ाते ही जा रहा है। ये अलग बात है कि एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को सरकार समाप्त कर दिया है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे इसे मैं बताऊंगा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब इसी से प्रश्न पूछेगा ये जो आरक्षण का प्रावधान जो बढ़ाया गया, किस संविधान संशोधन किया गया? तो 126वां संविधान संशोधन 2019। इसे ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो बिल्कुल अंडमान निकोबार जो हमारा है ये क्या है? केंद्र शासित राज्य है और ये अरब सागर में नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये एक ऐसा द्वीप है जो उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार और दोनों के बीच में, दोनों को अलग करने वाले कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल है। और इसका जो खंडपीठ है, इसका जो न्याय क्षेत्र है वो पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। और ये किसका है? सर्किट बेंच, कोलकाता हाई कोर्ट का ये सर्किट बेंच है। ये खंडपीठ है कोलकाता हाई कोर्ट का। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। ध्यान में रखना है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी? अंडमान निकोबार का। इसे ध्यान में रखेंगे जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अंडमान निकोबार के बारे में और थोड़ा चर्चा कर लिया जाए कि अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी ऑलरेडी अभी कौन है इसे ध्यान में रखना है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इसे बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अभी DK जोशी हैं। DK जोशी वहाँ का LG हैं। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अंडमान निकोबार की जनसंख्या भी कितनी है? 4 लाख है। कितना? 4 लाख। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट। एक और पूछा जाता है कि ये अंडमान है, ये निकोबार है और दोनों की ऊंची चोटी पूछी जाती है। तो ये सैडल है और ये धुलियार है। अंडमान की ऊंची चोटी कौन? सैडल। और निकोबार की धुलियार। इस प्रकार से अंडमान निकोबार से संबंधित हम 10 फैक्ट को क्लियर किए कि नहीं? इस प्रकार एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है और ये ज्ञानवर्धक है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। तो जिस तरह भी आप पढ़ रहे थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो वो बंगाल की खाड़ी में, जबकि ये लक्षद्वीप है ये कहाँ स्थित है, अरब सागर में। इसका भी न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है, तो ये केरल हाई कोर्ट करती है। कौन करती है, ये केरल हाई कोर्ट करती है लक्षद्वीप का, ध्यान में रखना है। और केरल हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ, कोच्चि, कहाँ, कोच्चि, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में। और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है, 100,000 द्वीप, सोच लिया जाए, मतलब लाख द्वीप। इसकी राजधानी कहाँ है, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ, कवरत्ती, कवरत्ती, ध्यान में रखिएगा, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ की साक्षरता दर कितना परसेंट, 93% यहाँ की लिटरेसी रेट है, इसे भी ध्यान में रखना है। यदि अक्षांश और देशांतर की बात करें तो हम देखते हैं क्या, इसका विस्तार 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और देशांतर में 71 डिग्री से लेकर आपका ऑलरेडी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न बार बार पूछी जाती है। ये प्रवाल द्वीपों का समूह है, इसी भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है, ध्यान रखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट। इस प्रश्न में सुप्रीम कोर्ट हमारा मेन मुद्दा है। तो हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है बदलने का पूरा इसका अधिकार है संसद को। कानून के द्वारा संसद को ये अधिकार है कि जजों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, हकीकत है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि अभी 31 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 34। तो सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना था, पहले 31, अब कितना कर दिया गया, 34। पहले था 30 + 1, अब कितना हो गया, 33 + 1। कुल न्यायाधीश पूछेगा तो 34, न्यायाधीशों की संख्या 33। और ये कब चेंज हुआ है, 18 सितंबर 2019 को ये चेंज हुआ है। 18 सितंबर 2019 को ये चेंज हुआ है, इसे ध्यान में रखना है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हम चलते हैं कि ऐसा नहीं कि ये पहले था। अब प्रश्न इसमें क्या पूछेगा, प्रश्न ये पूछेगा इसमें कि ये बताओ कि 26 से 31 कब हो गया था, 26 से 31 कब किया गया था, ये भी बड़ा, तो 2008 में किया गया था, ध्यान में रखना है। मूल संविधान में यदि पूछ दे कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो कुल न्यायाधीश कितना, 8, 7 + 1, ध्यान में रखना है, 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। हो सकता है पूछ दे कि ये बताओ कि 26 कब हुआ था, 18 से 26 कब किया गया, तो ये ऑलरेडी किया गया था 86 में, ये भी ध्यान में रखना है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम 2008 को और 2019 को एकदम ध्यान में रखेंगे। 2008 में कितना किया गया था, 26 से 31, और 2019 में कितना किया गया है, 2019 में जो किया गया है वो 34 किया गया है, 34। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट। हम जानते हैं कि यदि पूछ दे कि सुप्रीम कोर्ट किस भाग में है, तो ये भाग 5 में है। किस भाग में, भाग 5 में। और अनुच्छेद कितना, 124 से लेकर 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है संविधान में, इसे भी ध्यान में रखेंगे। यदि जजों की वेतन की बात की जाए
तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 125 में वेतन का उल्लेख है और जजों का वेतन, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना 2,50,000 है सुप्रीम कोर्ट के, ये ध्यान में। लेकिन पूछ दे भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना, तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के वेतन के समान है, ये भी ध्यान में रखेंगे, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। देखिए प्रश्न है कि कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। यदि जज के रूप में पूछे तो 5 साल और अधिवक्ता के रूप में 10 साल। ऑप्शन के दृष्टिकोण से क्या होगा उत्तर, 10 साल हाई कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वो न्यायाधीश बन सकता है, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावे योग्यता के संदर्भ में भारत का वो नागरिक हो या राष्ट्रपति की नज़र में वो एक कुशल विधिवेता हो, इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश किस संशोधन से बनाया गया है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। और ये कब बनाया गया था, ये आपको 69वां संविधान संशोधन 1991 में इसे दिल्ली को बनाया गया था और ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसी के तहत दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया है, विधानसभा का गठन किया गया, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसके तहत, 69वें संविधान संशोधन के तहत। और 93 में दिल्ली में पहली बार चुनाव हुई जिसमें मदन लाल खुराना दिल्ली का प्रथम मुख्यमंत्री बना, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब एक एनसीटी है और एक एनसीआर होता है, ये भी ध्यान में रखना है। एनसीआर ए नेशनल कैपिटल रीजन है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलपमेंट के लिए दिल्ली और इर्द गिर्द वाले क्षेत्रों को मिलाकर एनसीआर बनाया गया है, जिसमें किसका कहाँ कहाँ है, यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा को मिला दिया गया है और कुछ कुछ जिलों को मिलाकर ऑलरेडी एनसीआर बनाया गया है, ये भी ध्यान में। कब, 1985 में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो दिल्ली को लेकर चर्चा में अभी जो मुद्दा था, पहला मुद्दा ये कि वहाँ का एलजी जो है और सीएम है, हमेशा दोनों के बीच में अधिकारों को लेकर संघर्ष चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुकी है कि दिल्ली का बॉस कौन होगा, एलजी होगा। अभी कौन है, मिस्टर अनिल बैजल हैं दिल्ली का एलजी। सीएम कौन, मिस्टर अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह चुकी है कि प्रशासनिक हेड एलजी ही होगा और ज़मीन जायदाद का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, इसमें लीगल सेक्शन का मामला हो, टोटल मामला एलजी देखेगा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख जो होगा कौन, एलजी होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बराबर पूछा है, इसे ध्यान में रखेंगे, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और स्पष्ट यदि संविधान के अनुच्छेद 239 में आप जाएंगे AAD में, तो उसमें स्पष्ट निर्देश है कि सीएम जो भी वहाँ पॉलिसी लागू करेगा वो ऑलरेडी आपका एलजी के सहायता से ही लागू करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में फुल पावर में सीएम नहीं बल्कि वहाँ का एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसे ध्यान में आप रखेंगे। एलजी कौन, मिस्टर अनिल बैजल।
NCT का पूरा नाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसे ध्यान में रखेंगे जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। नेक्स्ट, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो पंचायती राज व्यवस्था, इसमें क्या टॉपिक है? पंचायती राज व्यवस्था। अब इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट को हम जान लेंगे। अब इससे प्रश्न बराबर होता है इस टॉपिक से। तो पंचायती राज व्यवस्था कैसी है भारत में? त्रिस्तरीय, एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला पंचायत, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्पष्ट कहा गया है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उसी राज्य में लागू होगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी। जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी, इसे ध्यान में रखना है। और जहाँ जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होगी तो वहाँ पंचायत समिति नहीं होगा, यानी मध्यवर्ती जो इसका संस्था है वो नहीं होगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पष्ट निर्देश है। 243B में ये चर्चा है, संविधान अनुच्छेद 243B में ये चर्चा है, इसे ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं, एक गौर नज़र कर लेते हैं पंचायत पर कि पंचायतों का गठन कब किया, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों का गठन किया गया है, इसे ध्यान में रखना है। इसके लिए 2-3 समितियां बराबर चर्चा में होती है, जो बराबर प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित। पहला, बलवंत राय मेहता समिति, कब? 1957। अशोक मेहता समिति, ये कब? 1977। VK राव समिति 85 और एलएम सिंघवी समिति 86। और ये दरोगा के पीटी में और BPC कई एक बार ये क्वेश्चन कर चुकी है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा स्पष्ट करा दिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और यह दर्जा 93 को हासिल हो गया। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें SC/ST महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान था, जिसे बढ़ाते हुए अगस्त 2009 से पूरे देश में महिलाओं का आरक्षण कितना कर दिया गया? 50%। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 50%। हालांकि यदि पूछा जाए कि वह पहला राज्य कौन है जो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया था, तो 2006 में किया था। कौन? बिहार किया था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखना है। और यहाँ चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। ये पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कौन कराती है? तो राज्य चुनाव आयोग। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ से प्रश्न बराबर पूछी जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 20 लाख। नेक्स्ट है कि भारत में एक राज्य कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। बिल्कुल, राज्य का जो कार्यपालिका प्रधान होता है, कौन होता है? राज्यपाल। राज्य के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल। तो ये बिल्कुल सही है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद के पास होता है, ये भी सही है, क्योंकि काम को वास्तविक रियल में काम कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, CM। ये वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होते हैं, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। कार्यकारी प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। लेकिन वास्तविक होगा तो मंत्रिपरिषद, जिसका अध्यक्ष CM होता है। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तीसरा, राज्य के सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम से किया जाता है। बिल्कुल गलत है। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय मुख्यमंत्री के नाम से नहीं, बल्कि गवर्नर के नाम से किया जाता है, क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रधान होने के नाते
राज्य में राज्यपाल के नाम से होता है और देश में राष्ट्रपति के नाम से होता है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा सही है। चर्चा छिड़ी है राज्यपाल की, तो और हम कुछ जान ले राज्यपाल से। राज्यपाल जो है किस भाग में है संविधान के? तो भाग 6 में है। इसमें है भाग 6 में है और ये राज्य कार्यपालिका का हिस्सा है। ये भी ध्यान में रखना, ये केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं, ये राज्य कार्यपालिका का हिस्सा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसकी नियुक्ति जो है स्पष्ट कहा गया है कि 155 और 56 के माध्यम से इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। हालांकि कहा जाता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति की कृपा पर जब चाहे उसे हटा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार बार स्पष्ट किया है कि राज्यपाल को बगैर तार्किक कारणों के इसे हटाया नहीं जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखना होगा सरकारों को। और इसी के लिए समय समय पर बहुत सारे आयोगों का गठन किया गया है। राज्यपाल से संबंधित आयोगों का गठन किया गया है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? बिल्कुल, राज्यपाल से क्वेश्चन एक न एक होगा ही, यह तय है। चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, प्रश्न होगा। तो इसे ध्यान में रखना है। यह क्या होता है? ये संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यों का। एक प्रकार से ये संवैधानिक पद है, इसलिए इसकी नियुक्ति संवैधानिक होती है। स्पष्ट कहा जाता है भारतीय संविधान अनुच्छेद 154 में कि राज्यपाल के पास राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में। 155 के माध्यम से इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। 156 के माध्यम से ऑलरेडी इसका कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष। इसे ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। हालांकि जब सरकार बदलती है तो राज्यपाल पर एक दबाव होता है कि इस्तीफा दे दे, और नहीं तो हटा दिया जाएगा। यदि हटा दिया जाता है तो इसे चुनौती भी दिया जा सकता है कोर्ट में। ये भी ध्यान में रखना है। ये केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है। यदि केंद्र में सरकार बदलती है तो पहले वाले राज्यपालों पर ये दबाव बन जाता है कि वो पद छोड़ दे। ये भी ध्यान में रखना है। अब इसी को लेकर राज्य और केंद्रों के बीच में हमेशा विवाद होते आया है। इस विवाद के निपटारा के लिए राज्यपाल को लेकर बहुत सारे आयोग का गठन किया गया, जिसमें वेंकटचलैया आयोग का गठन किया गया था। कब? 2002 में। वह स्पष्ट बोला था, 2002 में स्पष्ट बोला था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 साल, उसको पूरा करने देना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसे ध्यान में रखना है। 2010 में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। तो पुंछी आयोग का जो गठन किया गया 2010 में, वह स्पष्ट क्या बोला कि प्रसाद पर्यंत जो ये वर्ड है इसे ही हटा दी जानी चाहिए। ये जो राष्ट्रपति का कृपा वर्ड है इसे हटा देना चाहिए। राष्ट्रपति इसे नियुक्त करे, लेकिन यदि राज्यपाल को हटाना हो तो इसके लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव लाकर इसे हटाना होगा, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। पुंछी आयोग और वेंकटचलैया आयोग राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित था। ये बराबर क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। इसे ध्यान में रखना है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो राज्यपाल को उसे कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन अपने मन से नहीं हटाता है। केंद्र का एजेंट होता है राज्यपाल, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटाता है। ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न बराबर पूछा जाता है। अनुच्छेद 154, 155, 156, इसको एकदम ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाषा से संबंधित ये भाषा भारत के संविधान के अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितना 22। कितना भाषा है 22। उसी से संबंधित ये प्रश्न है। कह रहा है पहला सिंधी नेपाली, दूसरा कोंकणी मणिपुरी, तीसरा बोडो संथाली, चौथा संथाली कोंकणी, पांचवा डोगरी मैथिली। अब प्रश्न क्या है कि 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वें अनुसूची में उपरोक्त कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी। तो ध्यान में रखना है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मिस्टर वाजपेयी, बीजेपी का गवर्नमेंट था। उसमें क्या हुआ कि 4 भाषाओं को मान्यता दे दिया गया। पहले कितना था 18, उसके बाद कितना हो गया 22, तो 4 जुड़ गया। ये 4 कौन कौन है, बोडो है, संथाली है, मैथिली है और एक और भाषा है वो डोगरी है। तो बोडो का संबंध असम से, संथाली का संबंध झारखंड से, मैथिली का संबंध बिहार से, डोगरी का संबंध कश्मीर से। इसे ध्यान में रखना है। और ये कब किया गया था, ये आपको किया गया था 2003 में। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि 92 संविधान संशोधन अधिनियम 8वें में कौन सी भाषा शामिल किया गया था। तो हम मिला लेते हैं, सिंधी नेपाली नहीं, कोंकणी मणिपुरी नहीं, बोडो संथाली बिल्कुल, बोडो संथाली और मैथिली डोगरी। तो इस प्रकार तीसरा होगा, संथाली कोंकणी नहीं था, डोगरी मैथिली भी था, ये भी ध्यान में रखना है। डोगरी मैथिली दोनों था। तो बोडो संथाली डोगरी मैथिली, तो 3 और 5 हो जाएगा उत्तर, ये भी ध्यान में रखना है। 3 और 5, तो उत्तर क्या हो गया सी। अब सवाल है 3-5 हो गया तो सिंधी नेपाली कब शामिल किया गया, ये भी ध्यान में रखना है। सिंधी नेपाली, सिंधी को कब शामिल किया गया 1967 में। और कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली को कब शामिल किया गया, ये शामिल किया गया 71वें संविधान संशोधन 1992 में, ये ध्यान में रखना है। तो कोंकणी मणिपुरी नेपाली की बात होगी तो 1992, और बोडो संथाली डोगरी मैथिली की बात होगी तो 2003। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा क्या कि 10 प्रश्न को हमने अभी सोल्व किया, लेकिन इसका जो डिस्कशन दिया गया है ऐसा लग रहा है कि ये 10 क्वेश्चन नहीं, ये 100 क्वेश्चन के बराबर है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस प्रकार दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय कुमार, GS PT मेंस इंटरव्यू एक्सपर्ट। आपको ऑलरेडी ध्यान में रखना है कि यदि किसी प्रकार का GS की ज़रूरत होगी तो आप हमें फ़ोन करेंगे, और जो मेरा नंबर है क्या है 91 22 68 29 11, इस पे दिया हुआ है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ आपको संजय सर GS करेंट अफेयर ऑनलाइन पाठशाला में टोटल GS उपलब्ध होने जा रहा है, इसे ध्यान में रखेंगे। और हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स स्पेशल क्लास नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, इसे ध्यान में रखेंगे, जो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा विशेष क्यूरी के लिए। यह मोबाइल नंबर है ये, और टेस्ट सीरीज भी आ रही है, इसे बनाइए और सफल हो जाइए। जो डिस्कशन दिया जा रहा है उसे ध्यान से सुने। इस डिस्कशन से ध्यान से सुनेंगे आप तो आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। नेक्स्ट।